आज हम एक ऐसी किताब की कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ विज्ञान या कल्पना नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे गहरी उम्मीदों और डरों को टटोलती है। हाँ, ये किताब है सिक्सिन लियू की डेथ्स एंड थ्री बॉडी प्रॉब्लम सीरीज की आखिरी कड़ी। और जब आप कहते हैं आखिरी, हाँ, तो इसका कैनवस कितना बड़ा है? विशाल कहना भी शायद कम होगा। सोचिए, ये कहानी इतिहास के एक पन्ने से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच जाती है। वाह! और इस पूरी महागाथा के सेंटर में है एक साधारण महिला चेंगशिन, जिसके फैसले बार बार पूरी कायनात का भविष्य तय करते हैं। तो हमारा मकसद आज सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस किताब की परतों को खोलना है, ताकि इसकी पूरी तस्वीर समझ में आ सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं संकट काल यानी क्राइसिस एरा से। ठीक है, तो चेंगशिन कौन है? चेंगशिन 21वीं सेंचुरी की एक एरोस्पेस इंजीनियर है, होशियार, आदर्शवादी। और उसी के कॉलेज में है युन त्यानमिंग। अच्छा। एक बहुत ही अकेला, गंभीर रूप से बीमार लड़का जो चुपचाप चेंगशिन से प्यार करता है। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। हाँ, और ये कोई आम कॉलेज क्रश नहीं है। जब त्यानमिंग को अचानक बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो वो चेंगशिन के लिए एक पूरा तारा खरीद लेता है। DX3906। एक तारा, सच में एक तारा। हाँ, एक गुमनाम तोहफे के तौर पर। चेंगशिन को पता भी नहीं कि दूर अंतरिक्ष में एक तारा उसके नाम पर है। लेकिन इसी रोमांटिक कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी है ना? बिल्कुल। मानवता को पता चल चुका है कि ट्राइसोलारन नाम की एक एलियन सभ्यता का बेड़ा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। और इंसानियत इससे बचने के लिए कुछ अजीबोगरीब योजनाएं बना रही हैं। हाँ, उनमें से एक है द स्टेयरकेस प्रोग्राम। आइडिया ये था कि ट्राइसोलारन बेड़े में एक जासूस भेजा जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि यान को प्रकाश की गति के 1% तक पहुंचाने के लिए उसका वजन लगभग 0 होना चाहिए, जो मुमकिन नहीं था। सी को दिखाता है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ट्राइसोलारेंस के एडवांस तकनीक उस दिमाग को फिर से एक शरीर दे पाएगी और वो हमारा जासूस बन सकेगा। और यहीं चेंगशिन की भूमिका आती है। एग्जैक्टली। उसे इस खतरनाक मिशन के लिए एक उम्मीदवार चुनना है, और वो चुनती है युन त्यानमिंग को, ये जाने बिना कि ये वही लड़का है जिसने उसे एक तारा तोहफे में दिया था। ओह! और वो उसे राजी कर लेती है। हाँ, त्यानमिंग, जो वैसे भी मर रहा था, मान जाता है। उसका दिमाग निकालकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, लेकिन मिशन नाकाम हो जाता है। और चेंगशिन, वो इस अपराध बोध के साथ कि उसने एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया, हाइबरनेशन में चली जाती है। वो भविष्य में जाकर देखना चाहती है कि उसके फैसले का अंजाम क्या हुआ। तो चेंगशिन सो जाती है, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। ये प्रतिरोध काल क्या था? चेंगशिन सदियों बाद एक ऐसी दुनिया में जागती है जो एकदम शांत है, हर तरफ समृद्धि है। और ये शांति आई कहां से? ये आई डार्क फॉरेस्ट प्रतिरोध के सिद्धांत से, जिसे लुओजी नाम के एक व्यक्ति ने स्थापित किया था। डार्क फॉरेस्ट, ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, दो लोग एक अंधेरे कमरे में हैं, दोनों के हाथ में बंदूक है, दोनों को एक दूसरे से डर लगता है, इसलिए कोई भी पहले गोली नहीं चलाता है। अच्छा। तो लुओजी ने ट्राइसोलारेंस पर बंदूक तान दी थी। बिल्कुल। मानवता के पास एक डेड मैन स्विच था, एक ऐसा बटन जो दबाते ही पूरे ब्रह्मांड में ट्राइसोलारस की लोकेशन ब्रॉडकास्ट कर देता। और इससे क्या होता? डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड में और भी खतरनाक सभ्यताएं हैं जो किसी भी खतरे को तुरंत नष्ट कर देती हैं। अगर ये बटन दबता तो कोई तीसरी ताकत आके दोनों को मिटा देती। इसी डर ने ट्राइसोलारेंस को रोक रखा था। और लुओजी, वो स्वॉर्ड होल्डर था। हाँ, जिसकी उंगली इस बटन पर थी। लेकिन सदियों की शांति ने मानवता को बदल दिया था। वो ज्यादा मानवीय हो गए थे। उन्हें लुओजी का ये क्रूर तरीका पसंद नहीं था। वो एक नया, ज्यादा दयालु स्वॉर्ड होल्डर चाहते थे। और उन्होंने चुना चेंगशिन को। हाँ, उसकी मातृत्व वाली छवि, उसकी दयालुता, लोगों को लगा कि वो इस ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन क्या ये एक खतरनाक भोलापन नहीं था? ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा द्वंद्व है। और यहाँ जो होता है वो शायद पूरी सीरीज का सबसे दिल दहला देने वाला पल है। क्या? जिस सेकंड स्विच लुओजी के हाथ से निकलकर चेंगशिन के हाथ में आता है, ठीक उसी पल नहीं, ट्राइसोलारेन हमला कर देते हैं। ये एक जाल था और वो सीधे उसमें चलकर चली गई। वो जानते थे, उन्होंने सालों तक उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया था। उन्हें पता था कि उसका दयालु स्वभाव उसे ये बटन दबाने से रोक देगा। और उसने बटन नहीं दबाया। वो नहीं दबा पाई
वो अरबों लोगों की मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती थी। तो ये चेंगशिन की गलती थी या उस मानवता की जिसने उसे चुना? ये एक बड़ा सवाल है। कई लोग कहते हैं कि असली गलती उस मानवता की थी जिसने जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो हथियार चला ही नहीं सकता था। चेंगशिन तो बस उस समाज का चेहरा थी। और मानवता हार गई। पूरी तरह से। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कैद कर दिया गया। दुनिया में अराजकता फैल गई। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। क्या? मानवता के 2 पुराने अंतरिक्ष यान, ब्लू स्पेस और ग्रेविटी, जो दशकों पहले सौरमंडल से भाग चुके थे, उन्होंने वो काम कर दिया जो चेंगशिन नहीं कर पाई थी। उन्होंने लोकेशन ब्रॉडकास्ट कर दी? हाँ, और डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सच साबित हुई। कुछ ही साल बाद एक अनजान ताकत ने ट्राइसोलारिस के सूरज को ही नष्ट कर दिया। एक पूरी सभ्यता खत्म। पलक झपकते ही। लेकिन अब एक नई मुसीबत थी। सौरमंडल की लोकेशन भी उजागर हो चुकी थी। अब किसी भी पल हम पर भी वैसा ही हमला हो सकता था। और इसी नाजुक घड़ी में युनत्यामिंग की वापसी होती है। हाँ, ट्राइसोलारेंस उसे चेंगशिन से बात करने की इजाजत देते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर कुछ नहीं बता सकता। तो वो क्या करता है? वो चेंगशिन को 3 परियों की कहानियां सुनाता है, जिनमें मानवता के बचने के रहस्य छिपे थे। परियों की कहानियां? मतलब ट्राइसोलारेंस इतने एडवांस्ड होकर भी ये कोड नहीं समझ पाए? उनका सोचने का तरीका अलग है। वो झूठ या धोखे को नहीं समझते, इसलिए रूपक और कहानियों की परतों को समझना उनके लिए मुश्किल था। अच्छा, तो इन कहानियों से क्या रास्ते निकले? 3 रास्ते। पहला और सबसे सीधा, कर्वेचर प्रोपल्शन, यानी लाइट स्पीड पर चलने वाले जहाज बनाकर सौरमंडल से भाग जाना। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा था ब्लैक डोमेन, मतलब अपने सोलर सिस्टम के चारों ओर एक स्पीड लिमिट लगा देना। ब्रह्मांड को ये बताना कि हम इतने धीमे हैं कि हम कभी बाहर नहीं आ सकते, इसलिए हमसे कोई खतरा नहीं है, हमें अकेला छोड़ दो। खुद को एक सुरक्षित जेल में बंद कर लेना। एक तरह से, हाँ। और तीसरा कोई रास्ता नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक भयानक ब्रह्मांडीय हथियार के बारे में, डायमेंशनल स्ट्राइक। ये क्या करता है? ये स्पेस के आयामों को कम कर देता है, मतलब 3D से 2D में बदल देना, हर चीज को एक सपाट तस्वीर बना देना, हमेशा के लिए। ये तो मौत से भी बदतर है। तो मानवता ने कौन सा रास्ता चुना? भागने का? नहीं, उन्होंने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। लोगों को डर था कि लाइट स्पीड जहाजों के रास्ते सौरमंडल की लोकेशन को और उजागर कर देंगे, जिससे हमला जल्दी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाइट स्पीड तकनीक के विकास पर ही प्रतिबंध लगा दिया। क्या मतलब? अपनी जान बचाने वाले एकमात्र रास्ते को ही बंद कर दिया? ये तो समझ से बाहर है। और एक बार फिर चेंगशिन एक अहम फैसला लेती है। वो भी इस प्रतिबंध का समर्थन करती है और फिर हाइबरनेशन में चली जाती है। वो बार बार हाइबरनेशन में क्यों चली जाती है? क्योंकि वो अपने फैसलों के नतीजों से भागना चाहती है, या शायद उन्हें देखना चाहती है, चाहे वो कितनी ही भयानक क्यों ना हो। जब वो अगली बार जागते तो क्या होता है? मानवता अब बंकरों में रह रही है, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के पीछे बने विशाल अंतरिक्ष शहरों में। लेकिन उसे जगाया जाता है एक और संकट के लिए। वेड, वो आदमी जिसे उसने अपनी कंपनी सौंपी थी। हाँ, वेड ने अपना वादा तोड़ा था। उसने गुप्त रूप से लाइट स्पीड रिसर्च जारी रखी थी और अब वो सरकार से लड़ने को तैयार था। तो ये चेंगशिन की दूसरी बड़ी परीक्षा थी। बिल्कुल। एक तरफ वेड, जो क्रूर है लेकिन शायद मानवता को बचा सकता है। दूसरी तरफ उसका अपना विश्वास कि इंसानों को मारना गलत है। और वो फिर से अपनी मानवता को चुनती है। हाँ, उसे डर था कि वेड की लड़ाई में लाखों लोग मारे जाएंगे। वो उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देती है। वेड को मार दिया जाता है और मानवता की भागने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और ये मानवता की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हमला हो जाता है। हाँ, कुछ ही समय बाद एक एलियन हथियार, जिसे डुअल वेक्टर फॉइल कहते हैं, देखने में बस एक कागज के टुकड़े जैसा, वो सौरमंडल में आता है और पूरे सिस्टम को 3D से 2D में बदलना शुरू कर देता है। ये कल्पना करना भी नामुमकिन है। अरबों लोग, उनकी पूरी दुनिया एक पल में एक पेंटिंग बन गई। एक विशाल सपाट पेंटिंग, हमेशा के लिए कैद। इस तबाही से सिर्फ 2 लोग बच पाते हैं, चेंगशिन और उसकी दोस्त ए। कैसे? वो बचते हैं वेड के बनाए हुए उसी इकलौते लाइट स्पीड जहाज पर। ओह, मतलब जिस आदमी को चेंगशिन ने मरवाया, उसी की जिद ने आखिरकार उसे बचा लिया। बिल्कुल। इसके बाद वो सदियों तक अंतरिक्ष में भटकते हैं और आखिरकार उस तारे तक पहुंचते हैं जो तियानमिंग ने चेंगशिन के लिए खरीदा था। और वहां उन्हें एक मिनी यूनिवर्स मिलता है। ये क्या चीज थी? ये एक छोटा जेब जैसा ब्रह्मांड था जिसे ट्राइसोलारेंस ने बनाया था ताकि ब्रह्मांड के अंत से बचा जा सके। और वहां उनका इंतजार कर रही होती है सोफोन। सोफोन, वही ट्राइसोलारेन AI? हाँ, और वो बताती है कि बड़ा ब्रह्मांड मर रहा है,
अरबों सालों के डायमेंशनल युद्धों ने उसे खोखला कर दिया है। अब ब्रह्मांड में इतना द्रव्यमान ही नहीं बचा कि वो ढहकर एक नए बिग बैंग के साथ फिर से जन्म ले सके। यानी सब कुछ खत्म होने वाला है। लगभग। तभी एक रिटर्नर ब्रॉडकास्ट आता है, एक बहुत पुरानी सभ्यता का संदेश जो सभी बची हुई सभ्यताओं से अपील करता है क्या अपील? कि वो अपने मिनी यूनिवर्स से चुराया हुआ द्रव्यमान बड़े ब्रह्मांड को वापस लौटा दें ताकि उसे पुनर्जीवित होने का एक मौका मिल सके। और यहाँ कहानी के बिल्कुल अंत में चेंग शिन अपना आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लेती है। हाँ, अपने उन सभी फैसलों के बाद जिन्होंने मानवता को तबाह कर दिया, इस बार वो एक अलग चुनाव करती है। वो और गुआनिफान, एक और बचा हुआ इंसान, अपनी सभ्यताओं की याद के तौर पर सिर्फ 5 किलो का एक छोटा इकोसिस्टम पीछे छोड़कर बाकी सब कुछ लौटा देते हैं। अपना पूरा मिनी यूनिवर्स बड़े ब्रह्मांड को लौटा देते हैं। तो आखिर में चेंग शिन एक हीरो थी या एक विफलता? उसके दयालु स्वभाव ने मानवता को कई बार डुबोया, लेकिन उसके उसी दयालु स्वभाव ने आखिर में ब्रह्मांड को बचाने की कोशिश की। किताब इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। यह हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है क्या कि भौतिकी के ठंडे क्रूर नियमों से चलने वाले इस ब्रह्मांड में प्रेम, दया और जिम्मेदारी जैसे इंसानी गुणों की आखिरी भूमिका क्या है? क्या ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है या हमारी सबसे घातक कमजोरी? और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर वेड जीत जाता तो क्या होता? हो सकता है इंसानियत बच जाती, पर क्या वो इंसानियत वैसी ही रहती? शायद चेंग शिन हर बार मानवता को नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने का फैसला कर रही थी। और इस सवाल का जवाब शायद हमें ब्रह्मांड के अंत में ही मिलेगा।